हाँ जी, लेक्चर नंबर 6 है ये हमारा। और लेक्चर नंबर 6 में हमारे जो मेन काम है वो क्या है कि हमने ये जो अभी चैप्टर कंप्लीट किया था, इससे पहले वो क्या था, चैप्टर नंबर 3, डेटा एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर जो हमने की कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे उसको हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। और फिर इसको कवर करने के बाद हम, जिस तरह हमने आपको याद होगा चैप्टर 1 को कंक्लूड किया था, तो उसमें हमने कुछ क्विजेज वगैरह किए थे, तो वो हम क्विजेज जो है वो इधर भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स में, इसमें जहां जहां पे अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन हो लेक्चर्स में से, इस चैप्टर के कोई कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर हो, तो जैसे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, हो सकता है उसी में आंसर हो जाए, अगर नहीं होते तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स में जो हमारे पास चीजें हैं मेन, वो क्या है, डेफिनेशन, मतलब इस चैप्टर का अगर एक ओवरव्यू देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं, डेफिनेशन एंड पर्पस, डेटा एनालिटिक्स की साइकिल, डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस, कैटेगरीज, implications एंड challenges, और एप्लीकेशंस बाय सेक्टर। एप्लीकेशंस बाय सेक्टर से मुझे एक और असाइनमेंट याद आ गई। आप लोगों ने रिसर्च करना था कि एक कोई अपनी पसंद की इंडस्ट्री, वो तो नहीं की रिसर्च की, सर क्या इंडस्ट्री थी, आपने क्या चूज? शाबाश, अच्छा, बैंकिंग इंडस्ट्री। तो उसमें जरा मुझे आप बताएंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या मिले, या मुझे अगर लिखे हुए हैं तो मुझे दिखा दो। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स खुद से, वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। खुद से आपने लिखा, उसके बाद आपको वैसे रिसर्च करनी, उसके बाद, ये बहुत अच्छा तरीका है कि खुद से पहले सोच के और फिर आप उसको जरा वैलिडेट कर लें। बट इसको जरा देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि हम क्या समझे। डिस्क्रिप्टिव, नंबर ऑफ लोन डिफॉल्टर्स आर इंक्रीजिंग। डायग्नोस्टिक, majority of defaulters belong to low income group या अनएम्प्लॉयड पीपल, रीजन कुछ भी हो सकता है कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स था, क्या हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स था, क्यों हुआ, मर्ज की जो तशखीस है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, बैंक्स में सफर अ लॉस, वेरी गुड, के फ्यूचर में क्या हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है। प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोवाइड रिलीफ बाय टेकिंग द ड्यू अमाउंट पार्शियली और रिसीव ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और मिस आपने लिखे जी, बताएं। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा गया है, आपने जो इंडस्ट्री चूज की है वो, वेरी गुड, आपने चूज की है ये जो ईटेबल्स हैं, नेस्ले, वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, ट्रैक सेल्स ट्रेंड्स ऑफ मैगी, किट कैट एंड नेस्कैफे अक्रॉस रीजन्स, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ इन एशिया वर्सेस यूरोप। तो आपको इसमें एक सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड, कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि क्या हो। डायग्नोस्टिक, एनालाइज रीजंस व्हाई मैगी सेल्स अंडर परफॉर्म्ड in Pakistan, example competitor promotion, negative health perception, very good। ये बड़ा अच्छा इन्होंने रिसर्च की है कि जी रीजन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि ये हेल्दी नहीं है, तो इस वजह से इसकी सेल्स में डिक्लाइन आ रहा है। क्योंकि डायग्नोस्टिक में तो हमने यही रिसर्च करना था ना, क्यों सेल्स जो है वो डिक्लाइन करे। उसके बाद क्या है, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव में किया फोरकास्ट डिमांड फॉर नेस्कैफे ड्यूरिंग विंटर एंड रमजान, predict growth in plant-based products due to rising health conscious consumers। तो अब प्रिडिक्शन ये है कि जो नेचुरल या जो नॉन, वो ये इस तरह के लेस फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली चीजें, उनकी सेल्स में इतनी इंक्रीज नहीं होगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, रेकमेंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो
invest more in healthy snacks and plant-based drinks and adjust pricing and marketing strategies. Very good, very good, excellent. ये वो कह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट या प्राइसिंग को जो है वो अकॉर्डिंगली अमेंड कर। अच्छा, एक और हम सैंपल अगर देखें तो क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड over 60% of Pakistan total export in 2024 with denim and cotton fabric। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि 60% कंट्रीब्यूशन थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, export fell in a particular quarter due to increased energy cost and supply chain। सप्लाई चेन के कोई इश्यूज हुए। सप्लाई चेन से मुराद होता है आपने जो अपनी प्रोडक्ट बनानी है उसको बनाने में कोई मसला हो, उसको उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको हासिल करने में कोई मसला हो, उसको प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करने में कोई मसला हो, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में कोई मसला हो। ये तमाम चीजें जो है बेसिकली उसके अंदर फॉल करती हैं। तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स फेल डाउन। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, बेस्ड ऑन ग्लोबल डिमांड एंड करंट ऑर्डर्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8%। अब इस तमाम के एनालिसिस की बेसिस पर ये है कि अभी तो फॉल हुआ है लेकिन आगे 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। रीजन आइडेंटिफाई हुआ ना कि जी कॉस्ट जो है वो एनर्जी कॉस्ट ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट क्योंकि कम आती है। रिन्यूएबल एनर्जी से मुराद है फॉर एग्जांपल आप सोलर से जैसे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू कोल फायर्ड प्लांट्स या एज कंपेयर टू नेचुरल गैस फायर्ड प्लांट्स। तो ये आप बेसिकली उसको एक डायरेक्शन मिल गई। वेरी गुड। तो ये एक अच्छा सैंपल है जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमें माशाल्लाह से डिफरेंट, और आपको ये रिसर्च करके पता लगा होगा कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा, अकाउंटेंट इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड इज सीन एज अ बिजनेस लीडर। ठीक है, यू सीन एज अ बिजनेस लीडर। प्लस जो आपके रोल्स है ना, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल है, तो इज नॉट सपोज टू बी जस्ट अ फाइनेंस गुरु। अकाउंटिंग गुरु सिर्फ नहीं उसको होना चाहिए बल्कि उसको ओवरऑल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये अगर आप देखें तो दीज आर इंटेलिजेंट बिजनेस आइडियाज, और ये जो भी देगा वो जिस भी प्रोफेशन से होगा वो एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फ्रूटफुल पर्सन होगा, वो ज्यादा यूजफुल पर्सन होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बड़ा अच्छी एग्जांपल्स आपने सिलेक्ट की, बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर सिलेक्ट किए जिससे हमें ये इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस भी। उसके अलावा मैंने नोट्स में कुछ 4 इंडस्ट्रीज, अच्छा मैंने नोट्स में वही 4 इंडस्ट्रीज क्यों डाली और कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं डाली, क्योंकि वही 4 इंडस्ट्रीज आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में गिना। ठीक है, तो हमने करना था ना कि जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में वो सब कुछ कवर करे, लेकिन हमने अपने आप को आई कैप के स्टडी टेक्स्ट तक महदूद नहीं किया, बल्कि मैंने आपको एनकरेज किया कि आप अपने भी, क्योंकि शायद पहली अटेम्प्ट में वो अपनी केस स्टडी टेक्स्ट में से केस स्टडी बना ले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एज द पेपर विल मैच्योर तो वो जो केस स्टडीज हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। और आप एक बात हमें सारे प्रोसेस में आप, मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं। एक बैंकिंग इंडस्ट्री, एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की जो नेस्ले की फॉर्म में, या ईटेबल्स इंडस्ट्री की, एक मैंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की। तीनों में अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट कॉमन ही है। हमारा मेन जो फोकस है क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्यों हुआ, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या हो सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, और क्या करना चाहिए इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। कल मैंने आपके साथ ग्रुप में, अच्छा मैं ग्रुप में कुछ मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उसको
जरूर एक दफा, अब वो देखे वो कितना अच्छा स्नैपशॉट था जो कि पूरी चीज को समराइज कर, तो वो आपको एक अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। और वो सारी चीज जो कल हमने जितना लेक्चर पढ़ा था ना, वो तकरीबन उसके अंदर समराइज था। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन एंड पर्पस। डेफिनेशन एंड पर्पस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स समझे थे। इस चीज पे हमने काफी टाइम लगाया था डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि हमें बाद में समझ आई कि हमने इस पे इतना टाइम क्यों लगाया। क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो ये समझना आसान हो रहा था कि डाटा एनालिटिक्स क्या है। डाटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स। क्यों? टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इनसाइट्स, और उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग हो सके। इसमें टेक्निक्स क्या यूज हो सकती हैं? इसमें टेक्निक्स क्या यूज होती हैं? सिंपल डाटा समराइजेशन, सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड से लेकर एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स। जैसे हमने वो क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में देखा था, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो वो हमारे पास एक चीज आ गई। अच्छा, यहाँ पर ये आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे कि जो अगला स्टेप है डाटा एनालिटिक्स साइकिल। इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइकिल एक सिस्टम में मूव करती है, एक सिस्टम में फ्लो करती है। तो इस वजह से उसने ब्रैकेट में कितनी खूबसूरत बात लिख दी है, सिस्टमैटिक अप्रोच। ये साइकिल, डाटा एनालिटिक्स हमने ऊपर ही पढ़ लिया ना, नीचे साइकिल क्यों कह रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। और असल में वो अप्रोच इस डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई है। हमने कहा प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट। तो डाटा सेट जो है वो क्रिएट करने के लिए पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले डाटा क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको स्ट्रेट अवे एनालिसिस नहीं कर सकते, उसकी क्या करनी पड़ेगी? क्लीनिंग करनी पड़ेगी, या क्लींजिंग करनी पड़ेगी, या स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। यहां तक बात हमारी सही होगी। उसके बाद आ गई बात एग्जामिनेशन की, कि उस डेटा को एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है? चेक करना। जैसे डॉक्टर मरीज को एग्जामिन करता है, चेक करता है, तो उस डेटा को चेक करने के लिए एक है इनिशियल एग्जामिनेशन, इनिशियल चेकिंग, और एक है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। जो इनिशियल एग्जामिनेशन है उसका हमने क्या नाम रखा? डेटा एक्सप्लोरेशन, शाबाश। और जो डिटेल चेकिंग थी उस डेटा सेट की, उसका हमने क्या नाम रखा? डेटा मॉडलिंग, जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्लस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टाइम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, और फिर उसकी हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। तो डेटा सेट्स में दो चीजें, कि उसको कलेक्ट करना है और क्लीन करना है। एग्जामिन करने में दो चीजें, एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग। उसके बाद आ गया इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट्स। उसके बाद क्या स्टेज थी? डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। और लास्ट स्टेज थी, क्योंकि ये एक हमने कहा था कि डेटा एनालिटिक्स साइकिल एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। हम, क्योंकि हम जिस बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेसेस आजकल के स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज करें। तो वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वो जो बदलते हुए हालात वाकयात है, हमें उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, उनके आगे जवाबी कार्रवाई करनी है। तो जो आखिरी स्टेज है वो क्या है? मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बेसिकली आपके पास तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर आ गई, ये हमने आइडेंटिफाई कर। क्लियर है बात? अब डाटा कलेक्शन के अंदर हमने क्या चीजें सीखी? हमने कहा कि डाटा गैदर करना है, डाटा गैदर करना है जो कि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। और सोर्सेज क्या होंगे? डेटाबेसेस यूज करेंगे, सर्वेज होंगे, सेंसर्स होंगे, और एक लिखा हुआ है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या है? वेबसाइट्स पे खुद जाना और मैन्युअली उधर से डाटा उठाना और उसको एक, नहीं ये नहीं है, अच्छा कुछ और बताएं।
शाबाश। ऑटोमेटिकली, वेब स्क्रैपिंग क्या है कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती है और एक टेबुलर फॉर्मेट में उसको क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स होती हैं, वो जिन्होंने प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स बनाई हुई हैं वो कोई मैनुअली नहीं हर वेबसाइट पे जाके डाटा गैदर कर रहे होते, बल्कि वो ऐसे वेब स्क्रैपिंग टूल्स यूज कर रहे होते हैं जो उन वेबसाइट से जाकर रेलेवेंट डाटा उठाते हैं, उसको टेबल के अंदर पॉपुलेट करता है, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। नहीं समझ आ रहा? क्लियर? इसके बाद आपके पास बात आ गई डाटा क्लीनिंग स्क्रबिंग। इसके अंदर क्या था, कोई एम्प्टी फील्ड्स हैं, कोई डाटा में डुप्लीकेशंस हैं, तो वो तमाम चीजें बेसिकली क्या कर लें, सॉर्ट आउट कर लें ताकि आपका डाटा कंप्लीट हो। फॉर्मेट को नॉर्मलाइज करना, फॉर्मेट को नॉर्मलाइज करने की हमने कोई एग्जांपल डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल डेट का, कि पहले डेट कैसे लिखनी है, 30.06.2026, 06.30.2026, डिफरेंट फॉर्मेट। तो अब कोई डेट किसी फॉर्मेट में लिखी है, कोई डेट किसी में, तो आप सारी डेट्स को एक सिंगुलर फॉर्मेट में कर लें। ठीक है? या जिस तरह होता है अक्सर आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जो शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है, तो कुछ फॉर्म्स में होता है कि डैश लगानी है, कुछ में होता है डैश नहीं लगानी। अब आपके पास किसी किसी कस्टमर ने भरा डैश लगे हुए थे, किसी ने भरा डैश नहीं, तो आपने एक फॉर्मेट चूज करना है और उसके ऊपर सारे डेटा को कन्वर्ट करना। क्लियर होगी ये बात कि डाटा फॉर्मेट्स को नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है? अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया डाटा एक्सप्लोरेशन। इसके बाद क्या चीज आई? डाटा एक्सप्लोरेशन। ये इसको मैं कहता हूँ इनिशियल एग्जामिनेशन। जैसे बीपी वगैरह चेक करना होता है ना, इनिशियली कोई भी बीमारी है चेक कराने जा रहे हैं, तो वो इनिशियल एग्जामिनेशन के तौर पे बीपी वगैरह चेक करते हैं। तो ये इनिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ डाटा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक हाई लेवल समरी क्रिएट कर रहे हैं, समराइज कर रही हैं, विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रही हैं, पैटर्न्स, आउटलायर्स, रिलेशनशिप्स पता लग रहा है। आउटलायर्स क्या थे, ये वर्ड हमने कल सीखा था। शाबाश, पैटर्न से बिल्कुल हटके। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी, 1, 2, 3 और 500। तो उसमें आपने कहा 500 का जो नंबर है वो आउटलायर है, वो नॉर्मल डाटा से हटके। फॉर एग्जांपल तमाम एम्प्लॉयज की सैलरीज की रेंज हो 50,000 से 5 लाख के दरमियान में, और सीईओ की सैलरी हो 30 लाख रुपए, तो मेरे ख्याल में 30 लाख रुपए इज एन आउटलायर। ठीक है? और इसकी टेक्निक्स भी फिर हमने देखी थी, प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने वर्ड यूज किया था स्कैटर प्लॉट्स, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आपको बना के भी दिखाई थी। और उसके अलावा कोरिलेशन मैट्रिसेस, डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग या वीक कोरिलेशन है। Then we go into detailed examination via डाटा मॉडल्स, जिनके थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं, ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली आपकी वो जो रिग्रेशन की टेक्निक थी, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की, वो आती हैं। और जो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, इसके अंदर आपकी क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन आती है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग है, और इसकी हमने काफी फिर तफसील सीखी। और फिर मैंने मजीद आपको क्लैरिफाई किया था, क्योंकि मुझे शक था कि शायद कोई कंफ्यूजन रह ना जाए, कि क्लस्टरिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग, क्लस्टरिंग इज डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन क्या है, उन चीजों को लेबल्स आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्टिव लेबल्स आइडेंटिफाई करना कि फ्यूचर में क्या होगा। सिस्टम में डाटा फेंका, उसको कोई कमांड नहीं दी, उसने खुद से क्लासिफिकेशंस करके दी कि ये कस्टमर्स बहुत ज्यादा कॉल्स और डाटा यूज करते हैं, ये कस्टमर्स हार्डली कभी कॉल या डाटा यूज करते हैं, और ये कस्टमर्स के दरमियान में है। ये क्या है, क्लस्टर्स बना दिए, ग्रुपिंग्स कर दी, सेगमेंट्स बना दिए उसने खुद। लेकिन कोई इन
के बारे में जो प्रिडिक्शन करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन मॉडल्स आएंगे कि वो कहेंगे कि ये जो कस्टमर्स बिल्कुल नहीं ना यूज कर रहे, दे आर एक्सपेक्टेड टू, इसके लिए एक वर्ड चर्न, शाबाश। और ये खास तौर पे जैसे आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये इसको काफी फ्रीक्वेंटली यूज करती हैं। इसमें एक एग्जांपल नहीं मिसिंग, वो कौन सी एग्जांपल है? शाबाश, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और रिग्रेशन में मेन डिफरेंस क्या था? शाबाश, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमेशा हमेशा टाइम बेस्ड होगा। इसके बाद आपके पास आ जाती है इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन, जिसके अंदर आप बेसिकली इस मॉडलिंग के नतीजे में जो एनालिटिक्स के इस मॉडलिंग के नतीजे में आपको क्या बिजनेस के लिए मैसेजेस मिले, क्या चीजें आपको पता लगी। फॉर एग्जांपल के जी डिफॉल्ट का रिस्क हाई है, ये आपको पता लगा बैंक के केस। तो इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें तीन चीजें, इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग ऑफ रिजल्ट्स, ट्रांसलेट दैट इनटू एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन के अंदर क्या है? आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड एक्शनेबल स्टेप्स, एडजस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज और रिफाइन प्रोसेसेस के क्या क्या आपको तब्दीलियां करनी है, क्या क्या चेंजेस करनी है। एंड लास्टली यू हैव मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर यू हैव टू ट्रैक द आउटकम्स ऑफ एक्शंस टेकन। ट्रैक आउटकम्स ऑफ एक्शन टेकन मतलब जो एक्शंस आपने यहां पर लिए, क्या वो बिजनेस को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? प्राइस कम की तो आपने तो इस उम्मीद से प्राइस कम की थी कि वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है? नहीं। मेक एडजस्टमेंट्स एंड रीविजिट द साइकिल, अगर वो चीज काम नहीं कर रही तो फिर आप इस साइकिल को दोबारा चलाएं, अपने एनालिटिक्स को क्या करें, रीरन कर, दोबारा से इसको करें, ताकि सो दैट यू कैन ड्राइव व्हाट, ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट, आप कॉन्स्टेंटली बिजनेस के लिए बेनिफिशियल डिसीजन मेकिंग कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटा एनालिटिक्स की जो स्टेजेस थी। ये आई थिंक लार्जली हमने वैसे डिस्कस कर ली हैं, इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि अब इस हर एक के अंदर कुछ टेक्निक्स थी, जैसे, और उसके मैंने आपको डिफरेंट निमोनिक्स भी बताए थे, एग्रीगेशन, विजुअलाइजेशन, समराइजेशन। फिर डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर रूट कॉज एनालिसिस आपने करना है, जिसमें ड्रिल डाउन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस और आपकी एनोमली डिटेक्शन है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हमने फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट करना है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, ये तमाम उसकी टेक्निक्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डाटा एनालिटिक्स की जो डाटा मॉडलिंग की स्टेज है उसके अंदर कवर कर ली है। एंड लास्टली वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम optimal actions recommend करते हैं, involves optimization techniques and decision support tools, techniques, optimization algorithms, सिमुलेशन और डिसीजन ट्रीज। हमने ये एक एक टेक्निक काफी डिटेल में डिस्कस की थी, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या है, सिमुलेशन क्या है और डिसीजन ट्रीज क्या है, वो हमने पूरा डिसीजन ट्री इवन बना के भी देखा था। दैट वाज जस्ट फॉर, आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, आपसे एग्जाम में डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद आपके पास आगे थे इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस। इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस में क्या है, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, जो कि क्या हो, फैक्ट बेस्ड हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। जो डिसीजन, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग क्यों होगी? क्योंकि डिसीजन मेकिंग गेस वर्क पे बेस नहीं कर रही। मेरा एक दिन दिल किया और मैंने कहा प्राइस बढ़ा दो, ये ऐसे नहीं। मेरे पास डेटा है बैक एंड के ऊपर, जिसकी बेसिस पे मुझे ये पता लग रहा है, मेरे एनालिटिक्स मुझे बता रहे हैं कि प्राइस कम करने से या प्राइस बढ़ाने से फेवरेबल आउटकम होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, आपके प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। कंपेटिटिव एडवांटेज, जैसे कॉस्ट सेविंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे जो मिस ने एग्जांपल शेयर की, उसमें जो इशू था वो राइजिंग एनर्जी कॉस्ट का था ना। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ने क्या कहा कि भाई सोलर पे चले जाओ, रिन्यूएबल पे चले जाओ। तो आपने डेटा एनालिटिक्स को इंटेलिजेंटली यूज करके अपनी
कॉस्ट कम कर ले। कंपेटिटिव एडवांटेज, फास्टर रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। चैलेंजेस इन डाटा क्वालिटी, चैलेंज क्या है कि डाटा कंप्लीट ना हो, एक्यूरेट ना हो, रेलेवेंट ना हो, अपडेटेड ना हो, वो जो तमाम चीजें, अगेन इसको मैंने लिंक किस चीज से किया था, जो चैप्टर 1 के अंदर हमने डाटा क्वालिटी के ऊपर वो पढ़ा था ना, रैट वो। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस बाय सेक्टर, और इसके अंदर वैसे तो 4 सेक्टर्स थे, इधर 3 आ रहे हैं, लेकिन एक चौथा सेक्टर जो एयरलाइन का है वो इधर मिसिंग है। बट आपने वो रीड आउट कर लिया था, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर उसमें कंफ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको ये जो 4 स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स हैं वो समझ में आ गई हैं। तो जो 4 स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स हैं वो हैं क्या सर? शाबाश, शाबाश, शाबाश। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। और अगर ये भूलेगा तो आपको एक निमोनिक, इसका डीपी तो याद है? डीपी के ऊपर होल स्क्वायर कर दें, टी स्क्वायर पी स्क्वायर। और अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि पहला डायग्नोस्टिक है या डिस्क्रिप्टिव है, तो आपने ये सोचना है कि डायग्नोस्टिक तो रीजन के लिए होता है ना, तो रीजन से पहले हमें व्हाट पता होना चाहिए, तो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास फिर इस एक एक में वो तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो कवर्ड हैं सेक्टर वाइज। सो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसके ऊपर मिल गई होगी कि ये किस तरीके से। ये जो इस चैप्टर की असाइनमेंट है, ये अभी आप लोग तसल्ली से आप कंप्लीट करें। ये वाली जो अभी मैंने असाइनमेंट भेजी थी ना, ये आपने कब करनी, सबमिट करनी है? नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे को ये भी असाइनमेंट, और हो सकता है आप लोगों की इजाजत से अगर मैं आपको चैप्टर 4 जो ये वाला नया चैप्टर है उसकी भी असाइनमेंट दे दूं, ये करवा दूं, तो वो भी आप अगले हफ्ते को सबमिट करें। अच्छा, नेक्स्ट वीक में थर्सडे को आपका टेस्ट किस चैप्टर का? चैप्टर 1। ठीक है? हर वीक में हम ऑन एवरेज एक, या अगर कहीं पर छोटे चैप्टर्स होंगे तो 2 चैप्टर्स को टेस्ट कर रहे होंगे, और कहीं पर अगर लेंथी चैप्टर होगा तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को एक उसमें टेस्ट करें। हम उसको पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं कि इतना पोर्शन अभी टेस्ट कर लें, इतना पोर्शन बाद में टेस्ट कर लें। हाँ जी। अब हम ये क्विज रन करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है। An analyst is tasked with understanding the initial structure of a new data set. They create several visualizations, including histograms for variable distributions and correlation matrices to identify relationships between variables. According to the data analytics cycle, which phase is being described? शाबाश। क्योंकि इनिशियल एग्जामिनेशन है तो एक्सप्लोरेशन स्टेज हो। A retail company notices a significant drop in sales for a specific product last quarter. Management uses drill down analysis to examine sales data by region, store, and even time of day to pinpoint the source of the decline. This investigation is a prime example of which type of data analytics? क्या मैंने आपको कल ड्रिल डाउन एनालिसिस की कोई प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन दिखाई थी क्या? शाबाश। वो जो टोटल सेल्स थी शायद अभी भी
बना हुआ हो, ये ये था ना ड्रिल डाउन एनालिसिस। ठीक हो गया। हाँ जी, अब बताएं। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। हमने बेसिकली रीजंस आइडेंटिफाई करने थे ना, व्हाई डिड इट हैपन। तो उसमें जो टेक्निक्स थी, उसमें एक टेक्निक क्या थी, ड्रिल डाउन एनालिसिस। क्योंकि हमें इससे क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा वाई का आंसर, कि यहाँ पर ड्रॉप इन सेल्स है ना, तो ये तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से पता लग गया। अब क्यों सेल्स डिक्लाइन की, उसके लिए हमने क्या किया, ड्रिल डाउन एनालिसिस। तो ये क्या कहलाएगा आपका, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ठीक हो गई बात। जी। After a successful data analysis project, after a successful data analysis project identifies a new market segment, the management team implements a targeted marketing campaign. The data analytics team then continues to track key performance indicators of the campaign to assess its effectiveness and make necessary adjustments. This ongoing tracking is part of which phase in the data analytics cycle? शाबाश। बाकी भी स्टूडेंट्स देखें क्या कह रहे हैं। अब यहां पर जरा समझिएगा, क्या लिखे, आफ्टर अ सक्सेसफुल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट identifies a new market segment। एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट किया, कुछ डेटा एनालिटिक्स किए, उसके नतीजे में एक नया सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने डेटा एनालिटिक्स किया, हमें आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स में एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हुए जो कैफ में, जो कि जॉब करते हैं, जो कि वर्किंग है। ये हमने डेटा एनालिटिक्स के नतीजे में क्या आइडेंटिफाई किया, एक नया मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद फिर मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर, मतलब एनालिटिक्स की स्टेज में हमने डेटा, ये जो नया मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करने तक हम पहुंचे होंगे, इसका मतलब है डेटा कलेक्ट हुआ होगा, उसकी क्लींजिंग हुई होगी, उस पे एक्सप्लोरेशन हुई होगी, उस पे मॉडलिंग हुई होगी, और उसके नतीजे में ये नई इंसाइट जेनरेट हुई। आपको चारों सारे ये पांचों स्टेप समझ में आए हैं इधर। द मैनेजमेंट टीम इम्प्लीमेंट्स अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन। मैनेजमेंट टीम ने क्या किया, एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन इंप्लीमेंट की। ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये एक्शन है उस इंसाइट की बेसिस पे। यहां तक बात समझ में आ रही है। द डेटा एनालिटिक्स टीम देन continues to track key performance indicators of the campaign to assess its effectiveness। कि जो हमने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की है, जो हमने एक्शन कर दिया, क्या वो ऑन ट्रैक है, क्या उससे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है वो मिल रही है। तो ये उसको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर। कहानी समझ में आई है। तो यहाँ पे हम मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन को चूज करेंगे। इन एमसीक्यूज का मकसद सिर्फ इसको सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इससे आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट को पक्का करना है। ठीक है। A financial institution wants to not only forecast which customers are likely to default on their loans, आपकी केस
आपने जो एग्जांपल चूज की थी वो केस स्टडी के अंदर है। ये बेनिफिट है बेसिकली आपको ये केस स्टडीज और एडिशनल रिसर्च का। Wants to not only forecast which customers are likely to default on their loans, but also determine the most effective intervention strategy, but also determine the most effective intervention strategy. Example, offering financial counseling, adjusting loan terms for each high risk customer to minimize the overall default rate. This combined capability represents which stage of analytics? हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। ये क्या करें, बट ऑल्सो डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक। और इसमें ऐसी क्या चीज थी इस पूरी केस स्टडी के अंदर जिधर से आपने प्रिस्क्रिप्टिव सिलेक्ट की है? फोरकास्टिंग तो थी, प्रिडिक्टिव फिर तो आपको प्रिडिक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। ये जो लाइन है ना, बट ऑल्सो डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब यहां पर लेकिन समझने की बात है, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है? इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आपको एक मसला नजर आ रहा है कि कस्टमर्स डिफॉल्ट कर सकती हैं, तो उस मसले को हल करने के लिए, इस इंटरवेंशन स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप उस मसले को हल करने के लिए, बैंक उस मसले को हल करने के लिए कदम बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, उनको फाइनेंशियल काउंसलिंग ऑफर करे। फाइनेंशियल काउंसलिंग का मतलब है उनको गाइड करे कि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, अपनी इनकम्स को कैसे मैनेज करना है, ताकि वो उनका कर्जा टाइम पे वापस कर सके, या उनकी लोन टर्म्स को एडजस्ट करके कि फॉर एग्जाम्पल आपने उनको 1 साल का टाइम दिया होता तो आप उसको 1 साल, 3 महीने, 1.5 साल पे शिफ्ट कर दें। ये तो ये क्या है, व्हाट शुड वी डू? अगर आपने प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को चूज की है तो ये क्या है, व्हाट शुड वी डू। अगर हम सिर्फ यहां पे होते ना कि फोरकास्ट करने, अगर ये होता ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स टू नो which customers are likely to default on their loans, फिर ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो, क्योंकि वो क्या है, फोरकास्टिंग। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट इसमें जाते हैं। According to the data analytics maturity model described in the source material, what is the relationship between human input and data value as an organization transitions from descriptive to prescriptive analytics? ह्यूमन इनपुट पे क्या इफेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है? जैसे जैसे हम डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव पे जा रहे थे तो ह्यूमन इनपुट डिक्रीज करता है, शाबाश। और जो कॉम्प्लेक्स डेटा वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। तो इसमें फिर कौन सी ऑप्शन हम चूज करेंगे? ह्यूमन इनपुट डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। An analyst is preparing a data set for modeling. अच्छा, वैसे केस स्टडी को पढ़ने से पहले असूली तौर पे ना आपको ये देखने चाहिए जो ऑप्शंस हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। फॉर एग्जांपल, पहली दो ऑप्शंस देखकर, पहली तीन ऑप्शंस इनफैक्ट देखकर मुझे लग रहा है कि ये डेटा एनालिटिक्स साइकिल का क्वेश्चन है। डेटा एग्रीगेशन जो है वो तो उसके अंदर एक कोई टेक्निक है। An analyst is preparing a data set for modeling. The process involves identifying and removing duplicate records, filling in missing salary values with the department's average salary, and correcting data entry errors in the employee start dates. This, ये क्या है?
डाटा स्क्रबिंग। अब वो डाटा क्लीनिंग या का वर्ड भी यूज कर सकता था, लेकिन इसको जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ था उसमें मैंने इसको कहा था कि क्विज जनरेट करते हुए कि आई कैप के माइंड सेट को माइंड में रखते हुए क्विज जनरेट करना, तो वो फिर इसलिए उसने जो तीनों में से जो मुश्किल वर्ड था वो चूज करके केस स्टडी बनाई। A hospital uses diagnostic analytics to understand an increase in patient readmission rates. Which of the following techniques would they most likely employ in this stage? हाँ जी। सी है और डी। और हमने डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के लिए, अब आपने अपने जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर अगर देखें तो हमने डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में क्या क्या टेक्निक सीखी थी? कोरिलेशन, ड्रिल डाउन और एनोमली डिटेक्शन। और ये केस स्टडी कह भी रही है कि हमने डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स यूज करके अंडरस्टैंड किया है कि पेशेंट के रीएडमिशन रेट्स हाई हैं फॉर एग्जांपल या लो हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड दे मोस्ट लाइकली टू एम्प्लॉय इन दिस स्टेज? तो इसमें यहां से जो हमने कवर किया था इसमें कोरिलेशन, ड्रिल डाउन या एनोमली डिटेक्शन था। तो अपेरेंटली ये तो प्रिडिक्टिव है। जो डाटा विजुअलाइजेशन वो क्या है? डाटा विजुअलाइजेशन प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। शाबाश। ये जो डाटा विजुअलाइजेशन है ये आपके डिस ये है डाटा विजुअलाइजेशन, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आ रही है। सही होगी बात? अच्छा। और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स टू डिटरमिन द बेस्ट पेशेंट फॉलो अप प्लान, ये क्या है? ये है प्रिस्क्रिप्टिव। ये जो लास्ट स्टेज थी हमारी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की, इसमें हमने सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स और डिसीजन ट्रीज देखे थे। तो ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव है, तो इसका मतलब है कि हमें कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ जाना। ठीक है। In the data analytics cycle, the primary output of the data modeling phase is used directly as the primary input for which subsequent phase? हाँ, तो ठीक है कि या और कर दूं? नहीं, ये ज्यादा हो गया। इतना ठीक है या नहीं? क्लियर और बढ़े? अब सही है? हाँ जी। शाबाश। ये था इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। मेरे ख्याल में हमने क्वेश्चन मिस कर दिया, बैक के ऑप्शन। ये अच्छा, ये तो हमने कर लिए।
ये वाला सवाल था। हाँ जी, इसके अंदर जो आपके पास data in the data analytics, the primary output of the data modeling phase is used directly as the primary input for which subsequent phase. ये सिर्फ लफाजी है, और इन अदर वर्ड्स ये पूछना चाह रहे हैं कि डेटा मॉडलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट फेज क्या है, तो वो है आपकी इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। A manufacturing company uses prescriptive analytics to optimize its production schedule. What is the key difference between this and using predictive analytics for the same purpose? ये ऑप्शंस हैं। सवाल समझ में आए? तो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज किए अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो what is the key difference between this and using predictive analytics for the same purpose? एक predictive analytics है, अगला prescriptive analytics है। Predictive analytics forecast future demand, while prescriptive analytics recommends the ideal production levels to meet that demand. जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स में कल हमने सीखा था कि आपके पास वो जो मटेरियल की शॉर्टेज है, तो वो आपको बता देगा कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटीज दोनों प्रोडक्ट्स की क्या होंगी, जिससे आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। क्लियर है बात? The text states that the data analytics cycle is iterative. What does this characteristic imply about the process? इससे आपको वो जो इटरेटिव का वर्ड है वो क्लियर भी मजीद हो जाएगा कि ये साइकिल इसीलिए है और इटरेटिव इसीलिए है कि ये कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता है कि द इनसाइट गेन्ड इन वन फेज कैन लीड टू रीविजिटिंग एंड रिफाइनिंग अर्लियर फेजेस। तो एक कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वो मैथमेटिकल स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री। हाँ जी, ये कुछ पुराना मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपसे रिवाइज करा रहे। ऑनलाइन रिव्यूज, ये किस चैप्टर में हमने पढ़ा था? An airline's data team provides a monthly dashboard to executives. This dashboard shows on-time performance, passenger numbers per route, and customer complaints, all compared to the previous month. This dashboard is a classic output of which stage of data analytics? Descriptive analytics। क्यों? क्योंकि वो बता रहे कि कंप्लेंट्स बढ़ी या कम हुई, पर ये जो ऑन टाइम ये पैसेंजर नंबर्स पर रूट बढ़े या कम हुए, तो ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं? व्हाट को आंसर कर रहे हैं। Which of the following is identified as a significant challenging implication of implementing data analytics in an organization? सी, क्योंकि हाई क्वालिटी डाटा के बगैर आप डेटा एनालिटिक्स जो कर भी लें अगर, तो वो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और एक्यूरेट एक्शन सजेस्ट नहीं करेंगे। A bank is using a regression analysis model
The model uses independent variables like advertising spend and interest rates to forecast the number of new loan applications for the next quarter. This activity primarily falls under which type of analytics? शाबाश। जैसे हमें फोरकास्ट का वर्ड भी नजर आया और रिग्रेशन की टेक्निक जो थी वो हमने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में ही कवर की थी। In a healthcare setting, analysts track the spread of an infectious disease by summarizing patient data. They then investigate the factors contributing to higher infection rates in specific areas. Finally, they use this information to recommend the optimal allocation of medical resources to minimize mortality. Which sequence of analytic stages is demonstrated? आपने कीवर्ड्स पे ना बड़ा फोकस रखना है। हाँ जी, कौन सा? डी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव। शुक्रिया। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कैसे पता लगा? पेशेंट डाटा ये समराइजेशन हमने डिस्क्रिप्टिव के अंदर पढ़ा था। डायग्नोस्टिक क्या था? रीजन, फैक्टर्स जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट है। फैक्टर्स मतलब रीजंस। बात समझ में कि क्यों ये जो लिखा है ना, अब देखिए वो ये भी देख सकता था, देख देन इन्वेस्टिगेट व्हाई इन्फेक्शन रेट, लेकिन व्हाई से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता ना, तो उसने व्हाई के बजाय थोड़ा वर्ड बदल दिया और उसने क्या कह दिया? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, तो किस वजह से। बात वही लिखी है, सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा हेर फेर है। और उसके बाद finally they use this information to recommend the optimal allocation of medical resources, मतलब what should we do? Which phase of the data analytics cycle is most likely to involve the use of advanced machine learning algorithms for tasks like classification or clustering? शाबाश, data modeling। क्योंकि एक्सप्लोरेशन में तो relatively simple methods involved हैं। A logistics company uses an optimization algorithm to determine the most fuel efficient routes for its delivery trucks, considering constraints like delivery windows and traffic patterns. The use of this technique is a hallmark of which analytic stage? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अच्छा, आई कैप के अंदर ये सवाल अगर बने अभी भी, क्योंकि आई कैप जो है उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आई कैप ऐसे आपको ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लिख के बता देगा। तो वो आपको ये बाकी सारी कहानी बता देगा और वो कहेगा अब आप गेस करें कि कौन सी टेक्निक यूज हुई है। तो अगर आपको ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का वर्ड ना भी इधर लिखा हो, तो क्या आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन्वॉल्व है? वो कह रहा है व्हाट शुड वी डू, क्योंकि वो ये बता रहे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट रूट्स चूज करने चाहिए, जिसमें आपको ये जो कंस्ट्रेंट्स का वर्ड है, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन। जैसे मैंने जो आपको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम पढ़ाते हुए एग्जांपल दी थी ना, वहां पर कंस्ट्रेंट क्या था? मटेरियल। मटेरियल लिमिटेड था ना, तो यहां पर कंस्ट्रेंट्स क्या है? डिलीवरी विंडोज एंड ट्रैफिक पैटर्न। डिलीवरी विंडो का मतलब होता है आपके पास कितना टाइम है। आप जब आप ये समटाइम्स ये टीसीएस वगैरह के उनके पास जाए ना, तो आप उनको कहते हैं ये अर्जेंट डिलीवरी, तो उसमें उनके पास टाइम ही सपोज एक दिन का है डिलीवर करने का। ट्रैफिक पैटर्न्स के, तो इन तमाम ये तमाम क्या लिमिटेशंस हैं।
तो इन लिमिटेशंस को कैसे आपने इंटेलिजेंटली मैनेज करना है, आप वो फैसले करें, वो डिटर्मिनेशन करें कि आपने करना क्या है। तो वहां से अगर वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का वर्ड ना भी यूज कर रहा हो, तो आप पिक कर लेंगे कि भाई यहाँ पर ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लगा रहा है और ये एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। What is the primary objective of the interpretation and insight generation phases of the data analytics cycle? हाँ जी। मोस्ट जो क्लोज है वो क्या बनता है, यही बनता है कि आप इसको टू ट्रांसलेट द न्यूमेरिकल, ये जो इंटरप्रिटेशन का वर्ड है ये क्या है, न्यूमेरिक ट्रांसलेशन है, बेसिकली इंटरप्रेट करना। A retail company wants to forecast sales for the upcoming holiday season. They analyze sales data collected at regular monthly intervals over the past 5 years to identify trends and seasonality. Which specific predictive technique are they most likely using? ड्रिल डाउन एनालिसिस जो था वो तो डायग्नोस्टिक वाई का आंसर देता था। ये तो वर्ड यूज कर रहे हैं फोरकास्टिंग का ओवर द अपकमिंग हॉलीडे सीजन। एक टाइम सीरीज आपने कैसे पहचाना, क्या हिंट है केस स्टडी? रीजन, हाँ, आपने टाइम सीरीज के लिए जो डाटा करनी आपने फोरकास्टिंग है, सो ऑफ कोर्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टेक्निक्स है। अच्छा, यहाँ पर ये भी इसने अच्छा कर दिया कि लिख दिया विद स्पेसिफिक प्रिडिक्टिव टेक्निक। अगर वो यहां से प्रिडिक्टिव का वर्ड हटा दे तो भी क्या क्वेश्चन वैलिड है? तब भी क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि उसने यहां पर वर्ड क्या लिख दी है, तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर ही फोरकास्टिंग होती है। यहां तक बात सही है? अच्छा, अब अगली बात क्या है, उसने डाटा यूज कौन सा किया है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, टाइम है, 5 इयर्स टाइम, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम आ रहा है और वर्टिकल एक्सिस पे आपकी सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, टाइम सीरीज एनालिसिस। According to the case study, when an airline analyzes weather patterns, air traffic, and maintenance records to pinpoint the cause of frequent flight delays, it is primarily engaging in, क्योंकि रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कहलाएगा। इसमें आप रूट कॉज फाइंड आउट करें। A financial analyst is comparing two investment portfolios. Portfolio A uses descriptive analytics to report past performance, while portfolio B uses prescriptive analytics to recommend optimal asset allocation. Which statement is most likely true? पहली तो बात आई थिंक ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि पोर्टफोलियो ए में हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज की है और पोर्टफोलियो बी में हमने प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज किए। अगेन, आई कैप के पेपर के अंदर वो ये जो एनालिटिक्स की स्टेजेस है ना, वो हटा सकते, ये चीज आप समझ रही है ना। अगर वो कहते पोर्टफोलियो ए यूजेस एनालिटिक्स टू रिपोर्ट पास्ट परफॉर्मेंस, तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात है? क्योंकि एनालिसिस अगर पास्ट परफॉर्मेंस से करे तो ये देख लेना क्या हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस से बदतर हुआ।
ये चीज क्लियर है। और पोर्टफोलियो बी यूजेस एनालिटिक्स टू रिकमेंड ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन। ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए का बेस्ट इस्तेमाल क्या है कि मैं कितने शेयर्स ओजीडीसीएल के खरीदूं, कितने शेयर्स में फौजी फर्टिलाइजर के खरीदूं, कितने शेयर्स में पाकिस्तान टोबैको कंपनी के खरीदूं। ये मेरा बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना, इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल करंटली अगर आप कौन से सब्जेक्ट्स कैफ के पढ़े, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 सपोज आप पढ़े, तो आपका इस दफा का जो इस सेशन का जो सब्जेक्ट पोर्टफोलियो है वो कैफ 1, कैफ 2, कैफ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने कैफ 4, कैफ 5, कैफ 6 पढ़ना, तो आपका जो इन्वेस्ट सब्जेक्ट पोर्टफोलियो है वो ये। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल अगर मुझसे को पूछे मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, तो सपोजिटली मैंने इन 3 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये क्योंकि रिकमेंड कर रहे हैं ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन। ये क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन, दैट इज व्हाट शुड वी डू। तो इस वजह से ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, मुझे उम्मीद है आप पहचान लेंगे। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, पोर्टफोलियो ए इज मोर फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोवाइड्स एक्शनेबल एडवाइस। ये तो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि तो सिर्फ बता रहे हैं व्हाट हैपेंड। तो व्हाट हैपेंड की बेसिस पे तो आप ये नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो ए के ऊपर जो एनालिसिस किया, इट आंसर्स व्हाई द पोर्टफोलियो परफॉर्म्ड एज इट डिड। व्हाई का नहीं, ये आंसर दे रहे व्हाट का। while portfolio B answers what happened, नहीं, portfolio B तो कह रहा है what should be done। both portfolios are equally complex in their analytical approach। क्या ऐसा ही है? ये ये आपने कैसे बताया कि ऐसा नहीं है? ये आपको पता कैसे लगा? कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था? शाबाश, वो जो हमने डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड्स इनसाइट्स विद हायर वैल्यू एंड डिसीजन। तो अब वैसे भी एलिमिनेशन से भी यही बनता है, लेकिन पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड्स इनसाइट्स विद हायर वैल्यू एंड डिसीजन, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग हो रही है कि किधर आपने कितना इन्वेस्ट करना। सॉरी, ये इसको मार्क हम करें। The data cleaning phase of the analytics cycle. Yeah, data cleaning phase of the analytics cycle can involve several tasks. Which of the following activities is not considered a part of data cleaning? हाँ जी, सी, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल तो आगे फिर डेटा मॉडलिंग के अंदर यूज हो रहा होगा। A retail company wants to use predictive analytics to improve its marketing. Which of the following applications best fits this goal? Hmm? B, D, B और D, तो कंफ्यूजन है बी और डी के अंदर। और सी भी हो सकता, मिस आप ए कह दें। एक जो ऑप्शन है वो अनअटेंडेड ना रहे। ये सवाल क्या है, रिटेल कंपनी है, वो यूज क्या कर रही है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, वांट्स टू यूज, चाह रही है कि वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करे। प्रिडिक्ट मतलब फोरकास्ट, पहला हिंट। आप creating a dashboard that shows the top selling products of the last month।
क्या मैंने अभी आपको ऐसा कोई डैशबोर्ड दिखाया था क्लास में, नोट्स में? मेरे ख्याल में दिखाया था, इससे मिलता जुलता। ये क्या था? ये तो सिर्फ ये बता रहा था कि पास्ट इवेंट्स को ये क्या कर रहा था, खाली समराइज कर रहा था। ये जो डैशबोर्ड था, ये तो पास्ट इवेंट्स को खाली समराइज कर रहा था। और ये किस टेक्निक में आ रहा था? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। नहीं समझ आ रहा? एग्री हो गए बात? लेकिन डिस्क्रिप्टिव तो आप में से किसी ने कहा भी नहीं। बी, investigating why a recent email campaign had a low open rate by analyzing subject lines। यहां पर क्या वर्ड यूज हो रहे हैं? अच्छा, ये वाई उड़ा देता और ये लिखता इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रीसेंट ईमेल कैंपेन बाय एनालाइज, तब भी इन्वेस्टिगेशन में हम रीजंस फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, तो भी पहचान लेते, लेकिन यहां पर वाई फिर भी लिखा हुआ है। तीसरी ऑप्शन, फोरकास्टिंग which customer segments are most likely to respond to a new promotional campaign। बात थोड़ी समझ में आ रही है? ये आपकी करेक्ट ऑप्शन। डी, यूजिंग एन एल्गोरिदम टू डिटरमिन the optimal discount percentage to maximize ये तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ये व्हाट शुड द बिजनेस डू रिक्वायरमेंट है। नहीं समझ आ रहा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फोरकास्टिंग, सी। In the decision making and action phase of the data analytics cycle, who are the primary consumers of the analytical insights? बिजनेस लीडर्स बेसिकली उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। What distinguishes the data exploration phase from the data cleaning phase? सी आई थिंक मोस्ट एक्यूरेट है कि डेटा को नॉर्मलाइज, फॉर्मेट्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, एरर्स को करेक्ट किया जाता है, जबकि एक्सप्लोरेशन में पैटर्न्स फाइंड आउट किए जाते हैं। A manufacturing firm uses a simulation model to test the potential impact of different supply chain disruptions on its production output। A manufacturing firm uses a simulation model to test the potential impact of different supply chain disruptions on its production output। इस बात का मतलब क्या है इस सेंटेंस का? तो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते? फॉर एग्जांपल, फ्लड्स आ जाएं, 2 दिन तक रोड्स ब्लॉक रहें, तो आपका प्रोडक्शन आउटपुट कितना कम हो जाएगा, तो आपको इसके लिए कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। ये एक तरह की क्या है, सिमुलेशन है। आप हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर, तो हमें कितनी बफर इन्वेंट्री रखनी चाहिए, सेफ्टी इन्वेंट्री रखनी चाहिए कि अगर फ्लड्स आ जाए, 2 दिन तक हमारे तक रॉ मटेरियल ना पहुंच सके, तो भी हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू कर, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई ना।
आप तक मटेरियल का ना पहुंचना इज एन एग्जांपल ऑफ अ सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और आपने इसके बारे में कभी पहले सोचा ही नहीं, तो अगर आपके पास कोई सेफ्टी इन्वेंटरी नहीं होगी, तो जिस दिन ये डिसरप्ट हुई, जिस दिन फॉर एग्जांपल फ्लड आया, आपकी तो फैक्ट्री बंद होगी, आपके पास तो कोई रॉ मटेरियल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है ना, वो इस रिस्क को देखते हुए कि भाई रिस्क तो है, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन का रिस्क तो एग्जिस्ट करता है और उसका इफेक्ट प्रोडक्शन आउटपुट पे आ सकता है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे प्रोडक्शन कितने दिनों के लिए रुक सकती है, कितनी दिनों से प्रोडक्शन कम हो सकती है, इसको हम सिम्युलेट कर लें, जरा हाइपोथेसाइज कर लें। This allows them to choose a procurement strategy। इसका फायदा क्या हुआ, जब सिमुलेशन कर ली और पता लगा कि अगर आपने, वो जिस तरह अक्सर नहीं कहते हैं, ये मोबाइल फोन की कंपनियां कहती हैं कि जब ये नेटवर्क बंद होता है तो वो कहते हैं एक दिन की बंदिश से हमारा इतना नुकसान हुआ, ठीक है। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज देयर सप्लाई चेन डिसरप्शन, तो उनकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। तो इसी तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होती है तो उसका प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी बेसिस पे वो प्लानिंग कर सकते हैं। किस किस्म की प्लानिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी चूज करें जिसके अंदर वो 2 दिन का एडिशनल स्टॉक अपने पास, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो रखें। वो ये फैसला इसकी बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई नहीं, ये नुकसान 2 दिन अगर प्रोडक्शन ना हो तो ये नुकसान काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो वो जो इसमें वर्ड यूज है, दिस अलाउज देम टू चूज अ प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी दैट इज मोस्ट रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब वो विदस्टैंड कर सके, वो स्ट्रॉन्ग एनफ हो टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस। तो रेजिलिएंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी की एक एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपने 2 दिन का एडिशनल स्टॉक जो है वो हर वक्त आपके पास प्रेजेंट। दिस यूज ऑफ सिमुलेशन इज अ की टेक्निक इन विच एनालिटिक्स स्टेज, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ये बता रही है सॉरी व्हाट शुड वी डू। Which of the four analytic stages provides the least amount of value in terms of foresight and decision support, focusing primarily on hindsight? ये किस टेक्निक में होगा, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होती है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू प्रिस्क्रिप्टिव। तो इसका मतलब है रिवर्स में वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव से प्रिडिक्टिव से डायग्नोस्टिक से डिस्क्रिप्टिव तक जब हम आएंगे तो उसकी वैल्यू, क्योंकि जाहिर है वैल्यू किस, इंफॉर्मेशनल वैल्यू, ये पता होना कि क्या हुआ, is less valuable as compared to what we should do। बात समझ में आ रही है ना, तो इस वजह से ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। An e-commerce company uses an anomaly detection algorithm to flag transactions that deviate significantly from a customer's normal spending pattern, potentially indicating fraud। ये केस स्टडीज करवाने का, ये जो एमसीक्यूज करवाने का एक और मकसद पता है क्या है, कि आपको और एडिशनल एग्जांपल्स पता लगती रहे। जैसे एनोमली डिटेक्शन के ऊपर अगर अब आपको कोई कंफ्यूजन थी भी, तो वो ये एग्जांपल क्लियर कर देगी कि एक कस्टमर की एवरेज स्पेंडिंग हमेशा होती है 10,000 रुपए, एक केस में उसकी स्पेंडिंग दिख रही है 50,000 रुपए, या एक केस में उसकी स्पेंडिंग दिख रही है 500 रुपए। तो ये सिस्टम जो है वो इसको एज एन एनोमली रिपोर्ट करेगा, एज एन आउटलायर रिपोर्ट करेगा। तो कह रहे हैं कि दिस टेक्निक इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच स्टेज ऑफ एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक। हमने इधर अगर आपको ये टेक्निक्स याद हो तो इसके अंदर जो आपकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उसमें कोरिलेशन, ड्रिल डाउन और एक क्या पढ़ा था, एनोमली डिटेक्शन। अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स आइडेंटिफाई,
जो कि किसी इशू को भी इंडिकेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉड, या वो को अपॉर्चुनिटी भी इंडिकेट कर सकती है कि इस कस्टमर का, इसका मतलब है पोटेंशियल ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू की परचेजेस भी हमारे से कर सकते हैं, तो इसको और चीजें आइडेंटिफाई की जाए या मार्केट की जाए। तो ये आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हो गई जी। Which statement accurately contrasts the data collection and decision making phases of the data analytics cycle? कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अगर आपसे पेपर में सवाल आ जाए ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो कंपेयर के अंदर सिमिलैरिटीज भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस। ये बात समझ में आ रही है? कंपेयर का अगर रिक्वायरमेंट वर्ब हो, तो इसका मतलब है आपको सिमिलैरिटीज भी लिखनी है दो चीजों के अंदर, और उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो भी मेंशन करना है जी। Data collection is about gathering raw materials, while decision making is about acting on the finished products. A bank wants to understand why a particular investment portfolio outperformed others. An analyst examines market data, the specific assets in the portfolio, and the timing of trades. The goal of this analysis aligns with which analytic stage? Diagnostic, है ना? क्यों? Why? तो जहां पर आप रीजंस, फैक्टर्स, कॉजेज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वो आपका इस चीज को इंडिकेट कर रहा हो। इस क्विज का कोई फायदा हुआ? कोई चीजें थोड़ी सी पक्की हुई हैं या और भूल गई हैं? आई थिंक, तो ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? इसी स्टेज पे करना चाहिए या एंड पे करना चाहिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए? साथ साथ ही करना, मेरा भी जाती तौर पे ये ख्याल है, इसको साथ साथ ही करना चाहिए ताकि ये चीजें पक्की हो जाए। इससे थोड़ी आपकी करते करते, अब 30 क्वेश्चन हमने, ये 30 MCQs हैं कहने को, लेकिन उससे ना अब आपकी चीजें थोड़ी माइंड में फिक्स हो जाएंगी कि किस तरह से रिटेन, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स अब आई थिंक आप बेहतर रिटेन कर पा रहे होंगे। अब वो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। और याद करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं याद करूँ ना, तो मैं डिस्क्रिप्टिव को माइंड में रख के कहूंगा डिस्क्रिप्टिव से मिलता जुलता या आखिरी है प्रिस्क्रिप्टिव, तो उस तरह वर्ड्स में आप उसको खेल सकते हैं। हाँ जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर, अब हम फ्लैश कार्ड्स पे आ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा एनालिटिक्स? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा एनालिटिक्स? हाँ जी। डिसीजन मेकिंग, इंसाइट्स जनरेशन, एग्जामिन करना डाटा सेट्स को, ताकि उसमें से पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स और इंसाइट्स जनरेट कर सकें। तो एग्जामिन डाटा सेट्स टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इंसाइट्स दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो आपके बेसिकली आंसर में ये वर्ड, ये वर्ड, एग्जामिन डाटा सेट्स वाला वर्ड, इंसाइट्स वाला वर्ड और डिसीजन मेकिंग वाला वर्ड, ये तीनों वर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए फॉर फुल मार्क्स। The dash outlines a systematic iterative approach for transforming raw data into actionable insights. 3 ब्लैंक्स हैं। तो मुझे याद आया आपको, मैंने मेरे पास अमानत, नहीं नहीं, लोग तो, बच्चे तो पीछे पढ़ के लेते, ये नहीं अच्छे सवाल आएंगे ये, इसका जो प्राइज मनी है, दिस विल गो अप टू एज हाई एज ₹500। ये, और एक क्लास में एक स्टूडेंट ने ये एक ही दफा हुआ था, दोबारा मैंने गलती की नहीं असल में,
तो 500 रुपये जीत चुके हैं, ये रिकॉर्डिंग इसकी बाकायदा मौजूद है। हाँ जी, डैश डैश आउटलाइन द डेटा एनालिटिक्स साइट। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स साइट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स साइकिल? डेटा कलेक्शन, data collection. During the data collection stage, what are some examples of data sources? शाबाश, वेब स्क्रैपिंग सबसे मुश्किल आपने बता दी। सेंसर, डेटाबेसेस, सर्वेज, ये तमाम सोर्सेज है ना। What are the two main types of data that can be gathered during the data collection stage? ये बहुत अच्छे फ्लैश कार्ड हैं, आपकी किताब का एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हैं। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मैंने कहा था ना, जितनी जल्दी याद होगा उतनी जल्दी भूलेगा। What is the second stage of data analytics cycle which occurs after the data collection? Data cleaning। ठीक है, data cleaning। What are two alternative names for data cleaning stage? Cleansing and scrubbing। What is the main goal of the data cleaning stage in the analytics cycle? डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, डाटा को नॉर्मलाइज करना, फॉर्मेट्स को करेक्ट करना। व्हाट स्पेसिफिक टास्क माइट बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग डाटा क्लीनिंग? डुप्लीकेट्स और ये सिमिलर ही है। विच स्टेज ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल फॉलोज डाटा क्लीनिंग? अब आएगी डाटा एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डाटा एक्सप्लोरेशन फेज? अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा सेट बिफोर मोर एडवांस्ड एनालिसिस। याद रखा था कि ये इनिशियल एग्जामिनेशन, एडवांस्ड एनालिसिस से पहले डाटा स्ट्रक्चर को, डाटा सेट को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना। व्हाट टेक्निक्स आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज? Summary statistics, visualizations, correlation matrices, scatter plots. In the data analytics cycle, what stage comes after data exploration? Data modeling. What is the purpose of the data modeling stage? Build models to predict, cluster, classify, and forecast. To build models that make predictions, understand trends. अब आगे वो उसके predictive analytics and prescriptive analytics are sophisticated techniques primarily used in which stage of the data analytics cycle? हाँ जी, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के अंदर यही चीज यूज हो रही थी ना, ये याद करें। ये हमने डाटा मॉडलिंग पढ़ी थी, प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, फोरकास्टिंग। और फिर जब मैं आपको डाटा मॉडलिंग में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि ये वाली टेक्निक्स जो आपने डाटा मॉडलिंग की स्टेज में कवर की हैं, ये वही है। नहीं समझ आ रहा? क्लियर है? आफ्टर डाटा मॉडलिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज इन द डाटा एनालिटिक्स साइकिल? Insights, interpretation, and insights. What is the key objective of interpretation and insight generation stage? ताकि आप उसके बेसिस पे एक्शनेबल बिजनेस इंसाइट्स और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। यहाँ पर जो कीवर्ड होगा वो ये होगा, एक्शनेबल बिजनेस इंसाइट्स। आपके माइंड में होना चाहिए ये वर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। Which stage in the data analytics cycle follows interpretation and insight generation? Interpretation and insight generation के बाद decision making and action. In the decision making and action, what are the insights generated from data analytics used for? Decision making के लिए और suggest actions के लिए, actionable steps के लिए यूज होगा, strategy क्या यूज करनी है।
What is the final stage of the data analytics cycle? Monitoring and optimization. What is the purpose of the monitoring and optimization stage? कि आप क्या कर सके, रिविजिट कर सकें कि क्या चीजें जो है वो ऑन ट्रैक हैं या नहीं, जो आपने स्ट्रेटजीज और डिसीजंस लिए थे वो ऑन ट्रैक हैं या नहीं, और उसको किस तरीके से मजीद रिफाइन करना है। तो ट्रैक का वर्ड, रिफाइन का वर्ड जो है वो की वर्ड्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। The iterative nature of the data analytics cycle creates a dash where the entire process can be revisited for continuous improvement. ये पता नहीं क्या है। फीडबैक लूप, फीडबैक लूप ये वर्ड हमने पढ़ा था, पता नहीं था उसके अंदर या नहीं था, होना तो चाहिए था। आप लोग केस स्टडी से मैच कर रहे हैं? हाँ, हाँ। वो स्टडी टेक्स्ट से मैच कर रही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ? कितने लोग इसको मैच कर चुके हैं? मुझ पे मत कहिएगा, इसको मैच लाजमन करें, ठीक है ना। एक दफा तो किताब पढ़नी। व्हाट आर द फोर मेन स्टेज, उसके बाद आप किताब पढ़े ना, वैसे एक फिर वो शुक्राना भी, आप एक दफा किताब पढ़ें फिर आप नोट्स में आए ना, तो फिर आपको ज्यादा कदर भी आएगी, फिर आप नोट्स याद भी करेंगे। व्हाट आर द फोर मेन स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। ये अभी आज बोरियत हो रही होगी कि बस अब ये हिफ्ज हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते याद नहीं होना। Which stage of data analytics focuses on summarizing historical data to understand what has happened? Descriptive. Combining data from multiple sources to present a comprehensive view is a technique known as dash dash used in descriptive analytics. Data aggregation तो नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट कर रही है ना, जमा कर रही है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तो इसको हमने कहा था एग्रीगेट करना। Creating graphs and charts to visually represent trends or patterns is a key technique of which stage of analytics? Descriptive. ये हमने ग्राफ्स वगैरह जो थे पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, किस टेक्निक में? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। In a retail setting, analyzing past sales data to find top selling products is an example of what type of analytics? हाँ, क्योंकि what find out कर रही हैं। Which stage of data analytics builds on descriptive analytics by answering the question, why did it happen? Diagnostic. Exploring data in greater detail to investigate specific patterns or outliers is a technique known as dash analysis. Exploring data in greater detail to investigate specific patterns or outliers is a technique known as dash analysis. ये drill down analysis तो नहीं कहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एनालिटिक्स नहीं बोला। Drill down analysis, correlation analysis, and anomaly detection are key techniques of which analytics stage? Diagnostic. A hospital investigating the root cause of this, what type of analytics? Diagnostic. Cause matlab diagnostic. Which stage of data analytics uses historical data to forecast future outcomes? Predictive. Dash is a statistical method used in predictive analytics to forecast a dependent variable based on one or more independent variables. Regression. Analyzing data collected at regular intervals like monthly sales to forecast future trends is known as what?
टाइम के रेफरेंस से अगर, तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हो सकता है, या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की उस कैटेगरी में आ सकता है। A financial institution forecasting loan default rates based on borrowers' credit scores is an example of dash analytics. Forecasting की बात है तो predictive analytics. Which stage of analytics goes beyond prediction to recommend actions that can optimize outcomes? Prescriptive. Dash algorithms are used in prescriptive analytics to calculate the best possible outcome based on given constraints and objectives. Optimization algorithm. इसमें ये बात सारी समझ में आ गई, ये based on given constraints and objectives. Constraints होते हैं limiting factors like for example raw material की shortage या इस तरह की चीज, और objective क्या है, for example profit maximization. Clear है ये बात? इसके बाद creating models to test different scenarios and understand their potential impacts such as supply chain disruptions is known as शाबाश simulation. तो इसका मतलब है टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी जहन में रखना may prove to be a little challenging. Optimization algorithms, simulation, and decision trees are key techniques in which stage of analytics? Prescriptive. A manufacturer using analytics to determine ideal production levels to meet fluctuating demand is an example of dash analytics. क्योंकि आपने डिटरमिन करना है व्हाट शुड वी डू, तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड कीप प्रोडक्शन एट दिस लेवल, तो इसका मतलब है ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल, as an organization moves from descriptive to prescriptive analytics, what happens to human input? Decreases. In the data analytics maturity model, what happens to the complexity of decisions and the value of information as one moves from hindsight descriptive to foresight prescriptive? Increases. In retail, investigating why certain products underperform during a promotion is an example, is an application of diagnostic analytics. क्योंकि आप reason find out कर. In retail, optimizing pricing strategies during sales events to maximize revenue is an application of dash analytics. Prescriptive. In healthcare, summarizing patient data to track the spread of infectious diseases is an example of रीजंस तो नहीं मिल रहे, समराइज कर रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या है, व्हाट इज द स्टेटस, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. समराइजिंग के वर्ड से आपको एक हिंट. In healthcare, predicting future disease outbreaks based on historical trends is an application of predictive analytics. और ये एक्चुअली अभी यूज भी हुआ, ये जो फ्लडिंग वगैरह आई तो इसके बाद प्रिडिक्ट किया गया उसके बेसिस के ऊपर पोटेंशियली शायद डेंगू वगैरह का जो है वो इंक्रीज हो सकता है मर्ज. In finance, analyzing transaction data to identify patterns in customer spending behavior is an example of dash analytics. Descriptive, क्योंकि आपको पता सिर्फ लगे, रीजनिंग नहीं हो उसके अंदर. In finance, predicting stock price movements using historical data and machine learning is an example of predictive analytics. What is one of the primary positive implications of data analytics for organization? पॉजिटिव इम्प्लीकेशन से क्या मुराद है, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सेल्स बढ़ सकती हैं, सही है. कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, वो फैक्ट बेस्ड होगी, एफिशिएंसी आ सकती है, कॉस्ट सेविंग्स आ सकती हैं, ये तमाम बेसिकली बेनिफिट्स. How can data analytics lead to increased efficiency within an organization? जैसे हमने एग्जांपल वो सोलर की डिस्कस की कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी. What is a major challenge organizations face when implementing data analytics that can lead to inaccurate predictions?
डाटा क्वालिटी अगर अप्रोप्रिएट ना हो. In the airline industry case study, reviewing past flight data for trends in on-time performance is an example of. शाबाश. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्यों? तो क्या कह रहे हैं? रिव्यूइंग पास्ट फ्लाइट डाटा. सिर्फ मैं पिछली फ्लाइट्स के डाटे को देख रहा हूं, उसका एनालिसिस करना, ये देखने के लिए कि कितनी फ्लाइट्स ऑन टाइम होती हैं. तो ये क्या है? क्या हुआ पास्ट, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. ठीक है. In the airline industry case study, analyzing weather and maintenance records to pinpoint causes for delays is an example of diagnostic analytics. यहाँ पर अब आप reasons के ऊपर focus करें. Forecasting future demand to adjust ticket price and flight schedules is an example of. Forecasting future demand जो act है वो forecasting का है, तो वहां पर आपके predictive analytics जो है वो आएंगे. Making informed decisions on schedules and crew assignments to save cost is an example of. अब आपने decision लिया what should we do, तो ये क्या हुआ? ये आपका prescriptive analytics. And with that हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया. एक लास्ट क्वेश्चन बस और फिर आप लोगों की खलासी हो जाएगी. जब हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब आई कैप का पेपर में इस पे मैंने आपको कहा था ना, जो जो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके मॉडल पेपर से सवाल किल करते जाएंगे. तो इसमें जो ये आपके पास डाटा सिस्टम एंड रिस्क का मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में जो आपका एमसीक्यू नंबर 3 है, हाँ जी, ये अब आपके पास है. ये समझे पेपर के अंदर आपके पास सवाल आ गया. नंबर 3. डायग्नोस्टिक एनालिसिस, क्योंकि हमारे पास इधर व्हाई डिड इट हैपन, उम्मीद है कि वो इतना ही क्लियर किस्म का पेपर भी दें. to address this, analyze and pinpoint the, हाँ, अगर यहाँ तक भी pinpoint the underlying reasons नहीं, उसके यहाँ तक तो आई कैप ही है. ये जो नीचे ये कह रही है ना, अंडरस्टैंड व्हाई डिड इट हैपन, फिर यहाँ भी नहीं रोके. एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. ये जो मेरा कुछ मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो कोई 15-20 साल का तजर्बा है आई कैप के साथ, तो ये मुझे वो आई कैप वाली फील नहीं आई इसके. ये जो ये वाली लाइन है ना, विच तक तो ठीक है, जो व्हाई डिड इट हैपन आइडेंटिफाई, तो खैर हमें देखें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ये जो इतने सारे क्वेश्चंस थे ना, पर्पस यही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो सवाल जैसा भी. अब एक चीज क्लियर है, ये एग्जाम्पल मेरा नहीं ख्याल कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में मौजूद. तो जो उसने एग्जाम्पल उठाई है वो आउटसाइड द स्टडी टेक्स्ट. तो इसलिए थोड़ा सा देखें, मैं भी अपने नोट्स में बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी दे रहा होता हूँ जो स्टडी टेक्स्ट में नहीं है. स्टडी टेक्स्ट वाली तो करनी ही करनी है ना, उस वो तो ऑफ कोर्स करनी, उसके अलावा. लेकिन साथ साथ आपने थोड़ी सी एफर्ट ये जरूर करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ें उसके ऊपर खुद से भी रिसर्च करें कि क्या इसमें एडिशनल, और आजकल तो आपको पता है रिसर्च कुछ मुश्किल रही ही नहीं है, तो आपने जरूर कुछ एडिशनल एग्जांपल्स जो हैं वो जनरेट करनी है, ताकि आपका उस कॉन्सेप्ट के बारे में ना एक पक्का हो जाए. अब जिस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक क्लियर हो गया, अब
फर्क कर लेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, प्रिडिक्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, ये आपको इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। तो ये बेसिकली सवाल था जो हमें आई कैप के सही टैक्स से मिल रहा था। अच्छा, जो क्वेश्चन बैंक है, इसके अब आपकी असाइनमेंट क्या है? अब आपकी कोई आउटस्टैंडिंग असाइनमेंट नहीं है। मैं भी एंड पे एक दफा स्कैनिंग एनालिटिक्स परफॉर्म करके चेक कर लूंगा कि आपने असाइनमेंट की हुई है या नहीं, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर 3 के शेयर करूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है, प्लस आपने क्वेश्चन बैंक में जो इसके एमसीक्यूज गिवन है वो सॉल्व करनी है। और आपने एक काम और क्या करना है कि वो जो थ्योरी बेस्ड जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हैं, उसमें से शुरू के जो 15 सवाल है ना, उसमें से पहचानने हैं कि कौन सा क्वेश्चन चैप्टर 3 से। ये भी क्योंकि पेपर तो हमारा होता है ना पूरी बुक से, तो आप पहचाने, अभी तो आपने 2 ही चैप्टर्स पढ़े हैं ना, पहले 15 सवाल में से पहचाने कि कौन सा क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, और वो आपने सॉल्व करना। ठीक है। वैसे उसमें चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो हेडिंग्स नहीं बनी हुई। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे चैप्टर 1 का एक सवाल है, लेकिन चैप्टर 2 के काफी सारे सवाल हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 3 कहीं पे है वो सीक्वेंस के अंदर ही, लेकिन उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है और वो वाला सवाल करना है। तो आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं, एक आई कैप का क्वेश्चन बैंक और वो, और ये जो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 3, इसकी जो असाइनमेंट्स हैं, इसके जो कंफ्यूजन्स हैं, अगर कोई ये जो असाइनमेंट अभी दी थी उसमें कोई कंफ्यूजन थी, क्लियर थी, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन आपने कोशिश वही ये चीज अभी मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने लाजमन लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।